हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में जीमन इफेक्ट पढ़ रहे थे ना। क्वांटम नंबर्स में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम जीमन इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो जीमन इफेक्ट क्या है? हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, कि जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है n = 2 3 4 5 6, जब वापस आ रहा होता है तो रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, अगर आप इसी हाइड्रोजन एटम को आप मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो वापस रेडिएशन एमिट हो रहा था वो बहुत सारे मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो जाएगा। रीजन इज वो सबशेल ऑर्बिटल्स में है, तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करेगी डिफरेंट ऑर्बिटल्स के साथ, क्योंकि हर ऑर्बिटल का इंटरेक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, अलग अलग है। जैसे px py pz है, ध्यान से देखें, तीनों p ऑर्बिटल्स डीजेनरेट है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, इन तीनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। जब इन तीनों की एनर्जी अलग अलग हो गई, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट कर रही है px py pz के साथ। मतलब ओरिएंटेशन जिन ऑर्बिटल्स का डिफरेंट है, वो भी अलग अलग एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। इज इट क्लियर? तो जीमन इफेक्ट क्या बताता है कि सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है एक से ज्यादा में। और स्टार्क इफेक्ट क्या बताता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग। स्पेक्ट्रल लाइन, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन, वो की वही बात है, बस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना। सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीपल लाइंस में। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये स्टार्क इफेक्ट है, ये जीमन इफेक्ट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंडर पड़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनका ओरिएंटेशन डिफरेंट था अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वो डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट आप लिखें एक चीज, देखें, एल का वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, वैल्यू ऑफ एल क्या है? 0 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? वैल्यू ऑफ एल आपको मिलेगी 0 1 2 3 4 5 6 मिलेगी। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे? एस पी डी एफ जी एच। ठीक है, काम के हमारे यही आते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। ठीक है, अब अगर हमें एल की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू कहां से पता चली? एन से, 0 टू n-1 से। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो कैसे पता चलते हैं? 2l + 1 से। m मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब m। तो क्या होगा? 0 में s सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 0 पुट करो, s का मतलब 0। s सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो आपको वैल्यू ऑफ एल क्या बताती है? वैल्यू ऑफ एल बताती है कि किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो लिखें, द वैल्यू ऑफ एल गिव्स द सबशेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, मतलब 0 अगर एल की वैल्यू आ रही है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो अगर 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एस सबशेल में है। अगर किसी के लिए एल की वैल्यू 2 आ रही है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हम कहेंगे कि वो डी सबशेल में है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एम ऑर्बिटल्स कितने हैं? ध्यान से देखें, यहाँ पे एल वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 ऑर्बिटल आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, पी में कितने, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? पी के लिए 1 वैल्यू पुट करोगे तो 3 ऑर्बिटल्स आएंगे। डी के लिए कितना पुट करोगे? 2, तो कितना आएगा? 2 to 4 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। क्लियर? ऑर्बिटल्स। ठीक है, एफ के लिए कितने ऑर्बिटल्स आएंगे? 3 पुट करोगे 2 3 7 ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे? 9 ऑर्बिटल्स आएंगे। यहाँ पे कितने आएंगे? 11 ऑर्बिटल्स आएंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो
s सबशेल में एक ऑर्बिटल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, इसीलिए कहा था 3-fold डीजेनरेट है p सबशेल। d सबशेल 5 ऑर्बिटल है, f सबशेल 7 ऑर्बिटल है, g सबशेल 9 ऑर्बिटल्स हैं, h सबशेल 11 ऑर्बिटल्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसी पर्टिकुलर में? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी p सबशेल हो, 2p 3p 4p 5p 6p, सब में 6 इलेक्ट्रॉन, 3d 4d 5d सब में 10 इलेक्ट्रॉन, 4f 5f 6f 7f सब में 14 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन। भाई जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? ट्वाइस ऑफ 12 प्लस 1। इज इट क्लियर? दैट इज 4l प्लस 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s सबशेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन p सबशेल, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन d, इन f 18 इलेक्ट्रॉन्स इन g, 22 इलेक्ट्रॉन्स इन h। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखें। यहां तक समझ में आया आपको? तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आपका हो गया। नेक्स्ट लिखें, द ऑर्बिटल angular momentum of an electron in s subshell is, या in s orbital, s subshell में एक ही ऑर्बिटल होगा, इन s subshell बोलो या ऑर्बिटल बोलो, ठीक है, is। ठीक है, नेक्स्ट यही क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर momentum of an electron in p subshell या p orbital, p subshell में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? तो in p orbital is the orbital angular momentum in d, रिपीट करना, in d orbital is, and the orbital angular momentum in f orbital is। क्लियर? f सबशेल बोल लो, f ऑर्बिटल बोल लो, मतलब d के ऑर्बिटल में, d सबशेल के ऑर्बिटल में, कोई सा भी d सबशेल हो, d ऑर्बिटल हो, 5 होते हैं d ऑर्बिटल, कोई सा भी, तो d सबशेल बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो क्या आएगा आंसर भाई? क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट l प्लस 1 h बाय 2 पाई। इज इट क्लियर? तो पहले s सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या आएगी? 0 होते हैं पूरा 0, तो ये लो 0। ठीक है, l की वैल्यू 1 डालोगे p सबशेल के लिए, p ऑर्बिटल या p सबशेल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या d सबशेल, f ऑर्बिटल या f सबशेल, तो रूट l प्लस 1 h बाय 2 पाई, l की वैल्यू कितनी डालोगे? 1 प्लस 1 2, तो कितना आएगा बेटा? 1 प्लस 1 रूट 2 h बाय 2 पाई, तो रूट 2 h बाय 2 पाई, और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं h बाय रूट 2 पाई। ठीक है, d ऑर्बिटल में क्या आएगा? नेक्स्ट d ऑर्बिटल में क्या आएगा? रूट l प्लस 1 h बाय 2 पाई, d l की वैल्यू कितनी? l की वैल्यू 0 1 2, तो 2 पुट करो, 2 प्लस 1 h बाय 2 पाई, तो 2 प्लस 1 3 2 जा 6, रूट 6 h बाय 2 पाई, रूट 6 h बाय 2 पाई d सबशेल में। क्लियर? d सबशेल बोल लो, d ऑर्बिटल बोल लो, व्हाटएवर यू वांट। और f ऑर्बिटल में कितना आएगा? रूट l की वैल्यू कितनी आएगी? 3, तो 3 प्लस 1 दैट इज 3 into 4, 4 3 जा 12, रूट 12 h बाय 2 पाई। इज इट क्लियर? तो आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम s p d f सबशेल में निकालना आना चाहिए, ऑर्बिटल में निकालना आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लिखें स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय s और ms। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स, लिखें, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन
in around its own axis in clockwise or anti-clockwise direction. ठीक है, it represents the direction of electron spin around its own axis, clockwise और एंटी-क्लॉकवाइज. क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन की डायरेक्शन क्या है? जैसे मैं ऊपर से देखूं तो ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है. क्लियर? नीचे वाले के लिए जस्ट रिवर्स हो जाएगा. अगर ये क्लॉकवाइज है तो नीचे वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमने हमारे अकॉर्डिंग बना रखा है. ठीक है, मेरे लिए क्लॉकवाइज है तो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, आप उधर से देख रहे हैं तो इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस. एक्चुअली क्या है, स्पिन में बी क्लॉकवाइज, ठीक है, और वो क्लॉकवाइज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ. ठीक है, स्पिन में बी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो प्लस हाफ भी हो सकती है. प्लस हाफ हुआ तो इसका मतलब स्पिन अप है, तो अप से अप एरो से डिनोट कर दोगे, और ये स्पिन डाउन है, कहने का मतलब डाउन एरो से डिनोट कर दोगे. स्पिन में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज माइनस हाफ और प्लस हाफ. आप क्लॉकवाइज को प्लस हाफ बोलोगे तो डेफिनेटली दूसरे इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ हो जाएगा. अगर आप क्लॉकवाइज को एक इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ बोलोगे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अपने आप प्लस हाफ हो जाएगा. क्लियर है? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए. क्लियर? सो an orbital has 2 electrons, an orbital has 2 electrons, and these two electrons should be in opposite spin. An orbital has 2 electrons and these 2 electrons should be in opposite spin. पहली बात. नेक्स्ट एक और चीज क्या लिख सकते हैं इसमें? फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, हर ऑर्बिटल के लिए, फॉर ईच वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 माइनस L2 0 टू प्लस L होती है m की वैल्यूज. तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ m स्पिन S has 2 values, क्योंकि S स्पिन क्वांटम नंबर, S has 2 values, ठीक है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. आप इसे क्लॉकवाइज बोल दो तो इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल देना, इसे एंटी क्लॉकवाइज बोल दोगे तो इसे क्लॉकवाइज बोल देना. इज इट क्लियर? समझ में आता है? क्लियर है? नेक्स्ट स्पिन. अच्छा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, वैसे ही उसमें इनहेरेंट मतलब पैदाइशी उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है. इसका मतलब जैसे न्यूक्लियस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन. इज इट क्लियर? तो उसमें एक इनहेरेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम जरूर होता है. एंगुलर मोमेंटम इज द समेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम. वो यहां पे भी रोटेट कर रहा है और वो खुद पे भी रोटेट कर रहा है, खुद की एक्सिस पे भी. इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, पहली बात. क्लियर है? इसी वजह से जब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है किसी मॉलिक्यूल में, किसी एटम में या किसी सब्सटेंस में, ठीक है, तो अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, और अगर उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, सब पेयर्ड हैं, ठीक है, अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जितना जनरेट होगा वो तो इसको कैंसिल कर देगा दूसरे का, क्योंकि एक का एक डायरेक्शन में होगा, दूसरे का दूसरे डायरेक्शन में होगा, अपोजिट सेम मैग्नीट्यूड का, तो 0 हो जाएगा. तो क्या होगा? रिपेल करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड को, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है रिपेल करेगा, तो उसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे, अभी लिखेंगे. तो स्पिन कहा थे अपन, फॉर ईच वैल्यू ऑफ S has 2 values प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, और स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे थे अपन. स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? रूट S प्लस 1 h/2 पाई. यहाँ पे S की एक ही वैल्यू होगी, प्लस हाफ, क्योंकि रूट के अंदर माइनस तो होगी नहीं, तो ये आ जाएगी 1/2 प्लस 1 h/2 पाई, विच इज इक्वल्स टू 3/4 h/2 पाई.
1 + 2 3 3/4 पिच। क्लियर है, समझ आया? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। दूसरी, स्पिन की वैल्यू भी क्वांटाइज्ड है, +½ और -½ ऐसा नहीं कंटिन्यूस है, तो इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है। इसका मतलब ये एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने बात करी, बहुत छोटे लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स में, कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसकी एक वैल्यू +½ है और एक वैल्यू -½ है। इसका कोई क्लासिकल फिजिक्स में एग्जांपल नहीं है, सो इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग। ये सिर्फ स्पिन स्टेट्स बताता है, 2 डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स बताता है, +½ और -½ लिखें। S is equals to +½ and -½ लिखें। S is equals to, ये जो S is equals to +½ है या -½ है, ये डिफरेंट क्वांटम स्पिन स्टेट्स हैं, ठीक है? इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग। ये क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर, इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट्स बड़े हो जाएंगे, वहां पे इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई आप इक्विवेलेंट एग्जाम्पल नहीं निकाल सकते, तो इट हैज नो क्लासिकल एनालॉग। क्लियर है? नेक्स्ट टोटल स्पिन। टोटल स्पिन कैसे निकालोगे? कैपिटल एस, ये तो स्मॉल एस था, कैपिटल एस इज +-n/2। दैट इज एक्चुअली, आप इसको मॉड में लिखना कैपिटल एस, तो वो n/2 हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट n × 1/2। 1/2 तो स्पिन की वैल्यू थी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, वेयर n इज नंबर ऑफ unpaired electrons, where n is number of unpaired electrons. Is it clear? तो आप टोटल स्पिन क्या हो सकता है? +-n/2। जैसे देखें 1 2 3 4 5, और ये देखें 1 2 3 4 5, ये एक +½ से मानना पड़ेगा, तो इसे -½ मानोगे, ठीक है? तो यहाँ पे मॉड s की वैल्यू क्या आएगी? 5/2। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5/2। आप यहाँ पे भी मॉड s ही कंसिडर करना, 5/2 ही लिखना, क्योंकि अभी अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वजह से हमें स्टेबिलिटी बताते हैं कि जितनी ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, और वही बेस बनता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। उसी के बेसिस पे हम फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल स्पिन +-n/2, क्योंकि ये ½ -½ भी हो सकता है, इसलिए +-n/2 लगा दिया, लेकिन हमें सिर्फ मॉड s से काम है, मतलब हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो आप पॉजिटिव वैल्यू ही ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जैसे ये है 1 2 3 4 2p4 ले लें, तो ये तो +½ -½ इसने तो कैंसिल कर दिया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप सीधा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 1/2 दैट इज 1। क्लियर? मॉड s आप लिखोगे, टोटल स्पिन 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? राइट डाउन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, दैट इज 2 mod s + 1। क्लियर है? ये टोटल स्पिन, वेयर दिस mod s इज टोटल स्पिन, ठीक है? वो क्या होगा? n/2। क्लियर है? n/2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो ये आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गया। हायर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी। किसी एटम में स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है, हायर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हायर द स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी। रीजन मैं आपको हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में बताऊंगी, फिर भी थोड़ा सा देख लें। ये 1 2 3 पहले आपने सिंगली ऑक्युपाइड किया और आपने ऐसा पेयरिंग कर दी। पेयरिंग करने से क्या होगा? आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक ही जगह रख दिया, तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन। तो पहले आप क्या करोगे? पहले सिंगली ऑक्युपाइड करोगे ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो सके, ठीक है? और स्टेबिलिटी बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 3, और फिर mod s आप निकालोगे तो 3/2, और 2 mod s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो which is equals to 4। Is it clear? समझ में आता है इतना 2p3 के लिए? क्लियर है? और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम आएगी, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। पहले हमने सिंगली ऑक्युपाइड किया तो रिपल्शन हमने कम कर दिया, तो रिपल्शन कम कर दिया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है? तो 2 mod s + 1 दैट शुड बी रिमेंबर्ड। mod s का मतलब हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कंसीडर करनी है, चाहे स्पिन +½ हो या -½ लेकिन हाँ सबके स्पिन सेम होने चाहिए।
क्लियर है? या वो पांचों के स्पिन या तो ऐसे थे या ऐसे थे। अगर अलग अलग स्पिन है तो आप उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे, पहले उन्हें सेम स्पिन में लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वो तो वैसे भी पैरेलल स्पिन में ही आते हैं। हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही कहती है, अभी हम पढ़ेंगे, ये सब क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आते हैं कि पहले पैरेलल स्पिन में होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये स्पिन एक एक सिंगली ऑक्युपाइड होना चाहिए हर ऑर्बिटल, और वो पैरेलल स्पिन होने चाहिए, मतलब सेम स्पिन होने चाहिए। एक्सचेंज एनर्जी कंसेप्ट अभी सब पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, नेक्स्ट एक और टर्म पे क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू which is equals to root n plus 2 Bohr magneton. Bohr magneton unit है where n is number of unpaired electrons. Where n is number of unpaired electrons. क्लियर है? ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने दो सब्सटेंसेस करे, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो जिनमें की कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सब्सटेंसेस दैट हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सारे पेयर्ड हैं, मतलब ऑर्बिटल्स में सारे फिलिंग हो चुकी है, जो भी ऑर्बिटल है, जितने भी ऑर्बिटल्स वो सब फिल्ड हैं। ठीक है, अपोजिट स्पिन से, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में है। क्लियर है? तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इट इज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? और इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट आपका जीरो बोर मैग्नेटोन निकलता है। इसी तरीके से जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो सब्सटेंसेस दैट हैव वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन और मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। ठीक है, एंड इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड के प्रति। ठीक है, तो ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक म्यू आप कैलकुलेट कर ही लोगे, जितने नंबर ऑफ वन होगा तो वन प्लस 2 √3 बोर मैग्नेटोन। ठीक है, 2 होंगे तो 2 प्लस 2 4 2 8 √8 बोर मैग्नेटोन, ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे। तो ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर भी कंप्लीट होता है। अब 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखें, which of the following quantum numbers, which of the following set of quantum numbers, which of the following set of quantum numbers is not allowed ना हो? First, n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to -1, s is equals to plus half. B, n is equals to 3, l is equals to 2, m is equals to plus 2, s is equals to plus half, minus half. C, n is equals to 3, l is equals to 3, m is equals to plus 1, s is equals to plus half. D, n is equals to 3, l is equals to 0, m is equals to 0, s is equals to plus half. बताएं कैसे करेंगे? ठीक है, n is equals to 3। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिखते जाती हूँ, किसी भी n के लिए l की वैल्यू 0 to n-1 जानी चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू जा सकती है 0, 3 - 1 2, तो 0 1 2, l की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2। क्लियर? तो l की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2, मतलब थर्ड शेल में 3 सब शेल है, s p d, सिंपल सी बात है। और l इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है d सब शेल की बात हो रही है, तो मतलब ये 3d है। अब आगे की भी बात कर लेते हैं। l के लिए m की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती हैं? -l to 0 to +l, मतलब -2
2 0 2 +2, तो m की वैल्यू आ गई -2 -1 0 +1 +2, ये 5 ही आनी चाहिए, तो -1 आ गई भाई। और s की वैल्यू किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए दो हो सकती है, +12 और -12 आ रही है भाई। अगर यहाँ 0 लिखा होता तो फिर ही सही नहीं होता, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट n = 3, वापस थर्ड शेल में 3 सबशेल 3s 3p 3d, ठीक है। l की वैल्यू 2, वापस 0, l = 0s, l = 1p, l = 2d, तो 3d आ गया, ठीक है। अब m की वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी, -l to 0 to +l, तो -2 to बिल्कुल -2 -1 0 +1 +2, तो बिल्कुल क्लियर, m +2 हो जाएगा और s -1, बिल्कुल। तो ये वैल्यूज -2 तो ये -1 आ गई, ये +2 आ गई, तो ये भी बिल्कुल सही है, दूसरा ऑर्बिटल है। अब n = 3 के लिए l 3 आ गया, नहीं आ सकता, l की वैल्यू सिर्फ 0 to n-1 तक ही जा सकती है, n तक नहीं जा सकती, तो ये गलत है और यही सेट अलाउड नहीं है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, क्लियर। अब n = 3, l = 0, l = 0 s सबशेल, ठीक है, 3s की बात हो रही है, n के 3 के लिए l की वैल्यू 0 to n-1 तक जाएगी, तो 0 1 2 जाएगी, s p d हो जाएगा, और m की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, l 0 है तो -l to 0 to +l जाएगी, क्योंकि l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 हो गई, s की वैल्यू +12 हो गई, तो ये 3s है, ये बिल्कुल सही है, तो सिर्फ यही गलत था, क्लियर है, ऐसे आपको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब जो ये सही था 3D वाला है ना, सपोज टू बी 3D वाला सही था, n = 3, l = 2, m की वैल्यू में डाल दूं भाई 3 और s = डाल दूं +12, तो भाई यहां तक तो ठीक है कि n = 3 के लिए वैल्यू 0 1 2 जाएगी l की, इसके लिए n = बट भाई यहां से यहां तक के लिए ये -l to 0 to +l जाना चाहिए, मतलब -2 -1 0 +1 +2 जाना चाहिए, ये तो m की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये यहां गलत हो गया, ये भी समझ में आना चाहिए, और s की वैल्यू +12 और -12 ही होना चाहिए, कहीं 0 दे दिया हो तो वो भी गलत है। इज इट क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, for n = 5 and ms = +12, the number of orbitals, the number of possible orbitals is, the number of possible orbitals is, ठीक है, आपको ऑर्बिटल्स बताने हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बताएं। n की वैल्यू 5 है और ms की वैल्यू +12 है, ms मतलब स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स इज, आपको ऑर्बिटल्स बताने हैं भाई, तो 5 में 5, पहले शेल में 1 सबशेल, दूसरे शेल में 2 सबशेल, तीसरे शेल में 3 सबशेल, चौथे शेल में 4 सबशेल, पांचवें शेल में 5 सबशेल, S P D F G, ये 5 सबशेल आएंगे, क्योंकि L = 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, क्योंकि इसके लिए वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 to n-1, 0 to 4 जाएगी, तो चलेगा 0 to 4, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब इस S सबशेल में एक ऑर्बिटल आता है, ठीक है, इसमें P में 3 आते हैं, ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 5 ऑर्बिटल आते हैं, इसमें 7 ऑर्बिटल आते हैं, इसमें गिन लो, L = 0, m की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -l to 0 to +l, तो ये एक ऑर्बिटल, एक वैल्यू आएगी m = 0, यहाँ पे 3 आएगी, यहाँ पे 5 आएगी, यहाँ पे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 ऑर्बिटल। 4 के लिए देखो, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 मतलब 9 ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर, समझ में आता है यहां तक, ठीक है, तो अब बताओ, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स इज, ठीक है, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आपको +12 वाले बताने हैं, तो ऑर्बिटल से ही मतलब इलेक्ट्रॉन पूछेंगे उससे, तो 1 3 4 5 9 9 और 7 16
16 प्लस 9 25 ऑर्बिटल्स। डायरेक्ट भी कर सकते थे। 25 ऑर्बिटल्स, ठीक है। 16 16 और 5 21 22 23 24 25, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? फॉर n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। n स्क्वायर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। उसने इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे, उसने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे, तो n स्क्वायर कर दोगे 25 इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसमें हाफ 25 ऑर्बिटल्स में 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 50 इलेक्ट्रॉन में से 25 का प्लस हाफ स्पिन होगा, 25 का माइनस हाफ स्पिन होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स इज 25 जिनका प्लस हाफ स्पिन होगा। क्लियर है? मतलब उस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, प्लस हाफ वाला भी माइनस हाफ वाला भी। इज इट क्लियर? समझ गए? क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी आया हुआ है। देखें, इन एन एटम the number of electrons for n is equals to 4, ml is equals to mod दे रखा है भाई, mod ml है ना, ml क्या था भाई? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, रिमेंबर इट। ml 1 दे रखा है और ms माइनस हाफ दे रखा है। n is equals to 4 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। अब 4 शेल है, चौथी शेल है, तो 4s 4p 4d 4f 4 सब शेल हो जाएंगे चौथे शेल में, ठीक है। ml हमें प्लस माइनस 1 की बात करनी है, तो इसके लिए जो m की वैल्यू होती है ना, m मतलब m, ठीक है, ये m ये s, तो इसके लिए जो m होता है वो 0 होता है, इसके लिए -1 0 +1 होता है, इसके लिए m -2 -1 0 +1 +2 होता है, इसके लिए m है ना -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, अरे बार बार नहीं लिखूंगी रे मैं भाई। तो ml की वैल्यू प्लस माइनस, तो ये ml की वैल्यू ±1 हो गई, तो ये कितने ऑर्बिटल्स मिले आपको? 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स मिले। 6 ऑर्बिटल्स में 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 12 में से 6 का स्पिन ये होगा और 6 का स्पिन प्लस हाफ होगा। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 ऑर्बिटल्स मिले हैं, 6 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी बोल रखा है उसने, माइनस हाफ स्पिन नहीं बोलता तो 12 इलेक्ट्रॉन लिख देते, स्पिन बोल रखा है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर n is equals to 4, mod of ml is 1 and ms minus half is 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था। एक और क्वेश्चन लिखें, फिर शेप्स पे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। शेप्स में थोड़ा सा पढ़िएगा एनसीईआरटी पे। एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप, सिमेट्रिकल होता है मतलब न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज सेम एट फिक्स्ड डिस्टेंस। अगर आप 1 पिकोमीटर इधर जाते हो, 1 पिकोमीटर इधर जाते हो, 1 पिकोमीटर सपोज टू बी, तो आपको सेम प्रोबेबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन पाने की, ठीक है। अब P का डम्बबेल होता है, D का डबल डम्बबेल होता है, F का कॉम्प्लिकेटेड, F का पढ़ना नहीं है, P D का बहुत अच्छे से पढ़ना है, उनमें नोडल प्लेन्स भी पढ़ने हैं और उनमें वेव फंक्शन प्लस माइनस साइन जिसमें बच्चा कंफ्यूज होता है वो भी पढ़ना है। एक और क्वेश्चन लिखे स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे, देखें द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, the set of 4 quantum numbers for the last electron in the ground state for an element is n is equals to 4, l is equals to 2, m is equals to and s is equals to प्लस हाफ, ठीक है। m की वैल्यू आप ले लो -1 ले लो, ठीक है। l is equals to 1 लो, ठीक है। l is equals to 1, m is equals to -1, ठीक है भाई। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 4p की बात कर रहे हैं मतलब, ठीक है,
4p की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट फॉर एन एलिमेंट इज दिस, ठीक है भाई। एंड द स्पिन मल्टीप्लिसिटी of the element x is 4, ठीक है, 4. Then calculate the number of unpaired electrons. ठीक है, इन एलिमेंट x इन ग्राउंड स्टेट. तो पहले बात तो सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स दे रखा है आपको, तो पहले तो ये पता होना चाहिए 4p है, क्योंकि इस n = 4 के लिए आपको पता है कि l की वैल्यू 0 to n-1, तो 0 1 2 3 ये जा सकती है, ठीक है. तो 0 1 2 3 और उसमें हाँ, क्योंकि 4s 4p चौथी शेल है, चार सब शेल हो गए, 4s 4p 4d 4f. हमें 4p से मतलब है क्योंकि l की वैल्यू 1 है, उसमें -1 0 +1 कुछ भी हो सकती है, -l2 0 2 + l और s + ½ तो 4p आ गया, ठीक है. स्पिन मल्टीप्लिसिटी दे रखी है 2 mod s + 1 4 दे रखी है, तो mod s क्या हो जाएगा 3/2, इसका मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p में है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सीधी सी बात है 4p 3 है, 4p 3 है और अंदर सब कुछ फिल्ड है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10. ये 3d10 आपको 3d10 4s2 भी आएगा भाई, 4s2 4p 3, ये आपको फिलिंग करनी अभी आ जाएगी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, तो डोंट वरी अबाउट इट. तो ये 4p 3 है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस 4p सबशेल में, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इस सबशेल में है 4p में, और वहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4p 3 है. उन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो कि हम पढ़ने वाले हैं कि पहले सिंगली ऑक्युपाइड होंगे, सेम पैरेलल स्पिन होगा, तो आपको अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या हो गया एप्लीकेशन आ गया. क्लियर है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने में. तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको सारे. डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो आपको पता ही होने चाहिए, n की वैल्यू पुट करते रहना 1 2 3 4 मैग्नेटिक मूवमेंट से निकल जाएंगे, ठीक है. अब ये तो अपना शेप ऑफ ऑर्बिटल्स अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है. थैंक यू.